प्रथम मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। दिल्ली के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली में कूड़ा पर सियासत तेज, गाजीपुर पहुंचे मनीष सिसोदिया ने कहा लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं बीजेपी। अरविंद केजरीवाल के घर हो रहा आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों का चुनाव, बैठक में शामिल हुए। लाजपत नगर में बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या, कानों की कुंडल और चेन भी गायब। आम आदमी पार्टी की 10 गारंटियों का ऐलान कल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाया। और दिल्ली में भूकंप के झटकों के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल बोले मुझे उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित हैं। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले कूड़े के पहाड़ को लेकर राजनीति तेज हो गई है। रविवार रात 11 बजे पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफील्ड साइट के पास एक दीवार गिर गई थी और इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी शासित निगम पर हमलावर है और रविवार को हुए इस हादसे के बाद बुधवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गाजीपुर लैंडफील्ड साइट पहुंचे हैं। वहां उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी दिल्ली वालों की जान खतरे में डालने का काम कर रही है। वहीं लैंडफिल साइट को खत्म करने की जगह कूड़े की दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा रहा है और वहीं गाजीपुर लैंडफिल साइट को लेकर लगे आरोपों पर दिल्ली नगर निगम ने सफाई दी है। नगर निगम का कहना है कि लैंडफिल साइट का कोई हिस्सा नहीं ढहा है ना ही गिरा है, बल्कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की एक दीवार का एक छोटा सा हिस्सा गाजीपुर की ओर से गिर गया था, वहीं जिसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। लैंडफिल साइट पर कूड़े के निस्तारण को लेकर काम लगातार जारी है। वहीं निगम का कहना है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपए का मुआवजा लगाया गया था। वहीं एनजीटी ने दिल्ली सरकार को ये राशि निगम को देने का आदेश भी दिया है, लेकिन लैंडफिल साइट की सुरक्षा के लिए जरूरी धनराशि आज तक राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध नहीं कराई गई है। निगम अपने 3 लैंडफिल साइटों से लगातार कचरे का निपटान कर रही है, जो 280 लाख मीट्रिक टन से घटकर 203 लाख मीट्रिक टन हो गया है। निगम के अधिकारियों ने आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे 16 नए लैंडफिल्ड साइट जो है वो बनाए जाने के दावे को भी खारिज किया है और इस झूठे दावे का निगम द्वारा पहले भी कई मौकों पर स्पष्ट रूप से खंडन किया जा चुका है। स्पष्ट खंडन करने का कारण यह है कि निगम के पास पहले से ही दिल्ली से प्रतिदिन निकलने वाले कुल कचरे में से 75% कचरे को प्रोसेस करने की क्षमता है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 14 नवंबर तक नामांकन किए जा सकते हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई गई। ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी और बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री गोपाल राय, एमसीडी प्रभारी और विधायक दुर्गेश पाठक समेत पार्टी प्रवक्ता और विधायक आतिशी भी शामिल हुई। निगम चुनावों के लिए उम्मीदवार के चयन के लिए बैठक अहम मानी गई और बैठक में उम्मीदवारों के चयन की चर्चा भी की गई। माना जा रहा है कि इस दौरान जो बैठक के बाद निगम चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर सकती है, क्योंकि निगम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन की आखिरी तारीख 14 नवंबर को है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निगम चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये बड़ी बैठक बुलाई थी और इससे पहले बीते दिनों मनीष सिसोदिया और गोपाल राय ने भी सभी विधायकों के साथ बैठक की थी। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने 4 नवंबर को निगम चुनावों की तारीख का ऐलान किया था, जिसके बाद 7 नवंबर को चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और 14 नवंबर को नामांकन की जो आखिरी तारीख है और दिल्ली के 3 प्रमुख पार्टी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में से किसी ने अभी तक उम्मीदवारों का नाम ऐलान नहीं किया है। तीनों ही पार्टियां निगम चुनाव में जीत पक्की करने के इरादे से उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई।
यहां एक बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मृतक महिला का नाम कुलवंत कौर सेठी था। उनकी उम्र करीब 75 साल थी और वे लाजपत नगर के अमर कॉलोनी में अकेले रहती थी। मंगलवार शाम को करीब 5 बजे जब उनकी मेड जो है वो घर पर पहुंची तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद जब मेड ने धक्का देकर दरवाजा खोला तो अंदर बुजुर्ग महिला बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। ये देखकर मेड पहले तो घबरा गई, जिसके बाद मेड ने मकान की दूसरी मंजिल पर रहने वाली बुजुर्ग महिला की देवरानी को जब ये घटने की जानकारी दी तो उन्होंने पुलिस की इस घटना की सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद महिला कुलवंत कौर सेठी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। परिवारों के मुताबिक मृतक महिला के गले पर चोट के निशान थे, उसके कानों के कुंडल और चेन भी गायब थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हर एंगल से जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इस वारदात पर पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि घर में जाने के दरवाजे पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की गई है और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत आराम से दरवाजा खोला गया, लेकिन पुलिस जो है वो फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस उस शख्स की तलाश में जुट गई है जिसने इतनी सफाई से एक अकेली बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और भाग निकल गया। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लॉन्च करेगी केजरीवाल की गारंटी। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को इसे लॉन्च करेंगे और नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी 10 गारंटी लॉन्च करेगी। इसकी जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आज केजरीवाल जी की पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ बैठक हुई थी और उस दौरान उन्होंने कहा था कि जिस तरह बीजेपी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, व्यापारियों का शोषण हो रहा है, मकानों के निर्माण में पैसा बीजेपी के नेताओं को चढ़ाया जाता है, नगर निगम में आम आदमी के लिए क्या करना है और इस पर विस्तार से चर्चा भी हुई। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई आम आदमी की पार्टी की नेताओं की बैठक जो है वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसमें मौजूद रहे। वहीं मंत्री गोपाल राय, एमसीडी प्रभारी और विधायक दुर्गेश पाठक और पार्टी प्रवक्ता और विधायक आतिशी भी शामिल रही और इस बैठक में नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम पर भी चर्चा हुई। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार और बुधवार के दरमियान रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बीच बुधवार की सुबह भूकंप के झटकों को लेकर भारत के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक 6.3 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र नेपाल में था। वहीं राजधानी के कई इलाकों में रात लगभग 1:54 पर लोग जो है इन भूकंप के झटकों को महसूस करने लगे थे, जिसकी महसूस करने के बाद लोग जो है वो अचानक जग गए। ऐसे में दहशत का माहौल बन गया और भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इसका केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व नेपाल की सीमा के पास था। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर इस भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। वहीं भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल भूकंप के कारण दिल्ली एनसीआर में किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है और भूकंप के झटके लगभग 10 सेकंड तक महसूस किए गए थे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को। Meet India's first and only smart grid mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास, the Sleep Company mattress is झक्कास। Log on to the sleepcompany.in.
बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर केजरीवाल आतंकवादी है या भ्रष्ट है तो गिरफ्तार कर लो, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में जांच बैठाने के मामले में भी कहा कि वहां जांच बिठा दी गई है, उसका क्या हुआ। साथ ही बीजेपी अगर अब गुजरात और एमसीडी चुनाव के पहले कह रही है कि केजरीवाल भ्रष्ट है, दरअसल न केजरीवाल भ्रष्ट है और ना ही आतंकवाद है। केजरीवाल जनता का लाडला है, इससे बीजेपी को तकलीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार किया था। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार की आड़ में सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया था। उन्होंने आप की तुलना ऐसे छोटे समूह से की थी जो कुछ सीटें जीतकर अपने स्वार्थों को पूर्ति के लिए झूठे वादे कर सरकार में आते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो गुजरात के जूनागढ़ में वहां पे चुनाव प्रचार इस दौरान वो कर रहे थे। वहां वो एक रोड शो भी निकाल रहे थे। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से गुजरात के लोगों से उन्हें बहुत प्यार मिला, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। इस बीच केजरीवाल ने भीड़ से पूछा कि आप लोगों में से कितने लोग मुझे अपना भाई मानते हैं। इस पर भीड़ ने उत्साहित होकर केजरीवाल को जवाब दिया और लोगों का जवाब सुनने के बाद केजरीवाल ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि कोई मुझे अपना भाई कहता है तो कोई अपना मुझे बेटा कहता है। मैं गुजरात के हर परिवार का हिस्सा बन गया हूं। मैं वचन देता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपके परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा। वही दिल्ली की आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद से ही बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 9 नवंबर को होगी। वहीं होनी थी और राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने जैन की जमानत याचिका पर जमकर विरोध किया था और ईडी ने जैन पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। उसने जैन पर सबूतों से भी छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए और ईडी के वकील ने कहा कि जैन ना तो महिला है और ना ही बीमार है और ना ही 60 साल से अधिक आयु के हैं और उन्हें जमानत देनी चाहिए। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज विकास ढोल की अदालत ने जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी और इस दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह एक प्रभावशाली राजनेता का मामला है जो काले धन को सफेद कर रहा है। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने अदालत को बताया कि कोलकाता में हवाला ऑपरेटर की सुविधा के लिए जैन नकद और करेंसी नंबर उपलब्ध करा रहे थे। वहीं ईडी ने कहा कि सत्येंद्र जैन से जुड़ी 5 कंपनियां भी हैं और ये कंपनियां पैसे के लेन देन के लिए केवल कागजों पर थी और इन कंपनियों ने कोई भी व्यवसाय नहीं किया है। वहीं राजू ने दावा किया है कि कागजों पर तो जैन सिर्फ एक शेयर धारक हैं और लेकिन वास्तविकता में इनका उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। उनका कहना है कि मैं यह निष्कर्ष निकालना चाहता हूं कि उनका इन कंपनियों से बाहर निकलना केवल कागजों पर था क्योंकि उनके बाहर निकलने के बाद भी गतिविधियां जारी रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सांसों पर संकट अब भी बरकरार है। तमाम दावों और वादों के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी नीचे रहा। वहीं पराली जलाने और प्रदूषण के अन्य कारकों के चलते दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात भी बने रहे। वहीं दिल्ली में मंगलवार सुबह 8 बजे करीब औसत AQI 321 रहा था और सफर के अनुसार दिल्ली स्थित लोधी पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 177 और PM 2.5 और 235 है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा खराब है। नोएडा में AQI 364 दर्ज किया गया है, वहीं जबकि गुरुग्राम में AQI जो है वो 326 पर रहा था। दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 का स्तर क्रमशः बहुत ही खराब श्रेणी में रहा। 147 और खराब श्रेणी में 275 दर्ज किया गया। इसके साथ ही पूसा में AQI जो है वो 322 जबकि धीरपुर में 329 AQI दर्ज किया गया था। वहीं लोडी रोड में 370 और दिल्ली एयरपोर्ट पर AQI 323 और मथुरा रोड पर AQI जो है वो 338 रहा था। तो साफ तौर पर सांसों पर संकट अब भी बरकरार है। दिल्ली में काफी खराब श्रेणी में वायु जो है वो पाई गई।
दिल्ली के छावला इलाके में 2012 में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आरोपियों को बरी करने के बाद पीड़िता के माता पिता ने कहा कि हम न केवल जंग हार गए हैं बल्कि हमारी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई है। पीड़िता के पिता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उन्हें निराश किया है और 11 साल से अधिक समय तक लड़ाई लड़ने के बाद न्यायपालिका से उनका विश्वास उठ गया है और ये आरोप भी लगाया गया कि सिस्टम उनकी गरीबी का फायदा उठा रहे हैं। साल 2014 में उनकी निचली कोर्ट में मामले को दुर्लभतम बताते हुए 9 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था। आपको बता दें कि 3 लोगों पर फरवरी 2012 में 19 वर्षीय युवती के अपहरण, बलात्कार और बेरहमी से हत्या करने का आरोप था और अपहरण के 3 दिन बाद उसका 100% शव मिला था। पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर के बाहर फूट फूट कर रोते हुए कहा था कि 11 साल के बाद भी ये फैसला आया और हम हार गए, हम जंग हार गए। मैं उम्मीद के साथ जी रही थी, मेरी जीने की इच्छा अब खत्म हो गई है। मुझे लगता था कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन पीड़िता के पिता ने भी इस दौरान कहा कि अपराधियों के साथ जो होना था वो हमारे साथ हुआ। 11 साल से हम दर दर भटकते रहे। निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया था, उससे हमें राहत मिली थी। हाई कोर्ट से भी अब हमें आश्वासन मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें निराश किया। देश की राजधानी दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में सेना से सेवानिवृत्त जवान के परिवार वालों के मोबाइल पर सिर तन से जुदा करने की धमकी देने का मामला सामने आया। सेवानिवृत्त जवान सोमवार से अपने घर से लापता हैं। वहीं धमकी में लिखा है कि अजमेर टू पाकिस्तान। धमकी देने वाले ने खुद को पीएफआई से जुड़ा बताया और पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित का अभी तक फिलहाल पता नहीं चल पाया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। अरे बता ना, हिंट तो दे। तो जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। कैफे डिलाइट। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। ओ जमाने की रोक टोक और किराए की नोक झोंक को पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी ने रेल लाइन पर 8 कोच की मेट्रो का पहला सेट पेश किया। रेड हादसे से शहीद स्थल नया बस अड्डा के बीच पर यात्रियों की सुविधा के लिए 6 कोच वाली 29 ट्रेन में कोच की संख्या बढ़ाई गई। इससे रेड लाइन पर मेट्रो के हर फेरे में मौजूद संख्या से करीब 500 अतिरिक्त यात्री सफर कर सकेंगे और रेड लाइन की इन 29 ट्रेनों में जोड़े जाने वाले सभी अतिरिक्त कोच जो है वो मेजर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से खरीदे गए हैं और रेड लाइन 4 मौजूदा इंटरचेंज स्टेशन वेलकम, कश्मीरी गेट, इंद्रलोक और नेताजी सुभाष पैलेस सहित रेड लाइन के स्टेशनों से रोजाना 4.7 लाख यात्री सफर करते हैं। ये डीएमआरसी नेटवर्क का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण गलियारों में से एक है। पुल बंगश और पीतमपुरा भी इंटरचेंज की सुविधा मेट्रो फेज 4 में रेड लाइन की पुल बंगश और पीतमपुरा में भी इंटरचेंज स्टेशन जो है वो अब बनाए जाएंगे।
दिल्ली नगर निगम की तारीखों के ऐलान के बाद सभी उम्मीदवार अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस दौरान वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई थी। वहीं नामांकन जो है वो अब अपना दाखिला वो जमा कर सकते हैं और एमसीडी चुनाव के उम्मीदवारों की नामांकन पत्रों की जांच में 16 नवंबर को होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की जो अंतिम तारीख है वो 19 नवंबर को रखी गई है। दिल्ली नगर निगम में नए परिसीमन होने के बाद ये पहला चुनाव होगा और इस चुनाव में 250 वार्डों में वोटिंग होनी है। और दिल्ली चुनाव आयुक्त विजय देव ने एमसीडी चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया था कि नगर निगम के चुनाव 2 चरणों में होंगे। वहीं एमसीडी चुनाव के लिए मतदान 4 दिसंबर को होगा और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग गुजरात विधानसभा के 2 चरणों के बीच के अंतराल में होगी, जो कि 1 और 5 दिसंबर को होना है। दिल्ली के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।